कचूमर का ये एपिसोड फिजिकल रेजिलियंस के बारे में है। मैं आपका पॉडकास्टर और होस्ट बाबर मलिक। हम में से जिन लोगों की उम्र 40 साल से ज्यादा है, हमने कुछ ना कुछ फिजिकल डिटीरिएशन जरूर एक्सपीरियंस की होगी। 40 साल की उम्र के बाद हमारा मसल मास कम होना शुरू हो जाता है, हमारे जिस्म में से फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाती है और वेट गेन का आगाज हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों ने शुगर, ब्लड प्रेशर और इस किस्म की बीमारियां भी एक्सपीरियंस की होंगी। ये एक फितरी अमल है। एजिंग का प्रोसेस ऐसे ही है। हमें से वो दोस्त जो भी शायद 20 साल के होंगे या 30 साल के होंगे, उनको ये लगता होगा तो ये तो अभी दूर की बात है। तो ये ऐसा नहीं है, पलक झपकते ही ये वक्त गुजर जाता है। मैं अगर आज पीछे मुड़ के देखूं तो ऐसा ही लगता है कि अभी कल की बात थी कि जब मैं 20 या 30 साल का था, लेकिन वक्त गुजर गया। एजिंग एक फितरी अमल है, ना तो इसको रोका जा सकता है ना रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन अगर हम कुछ अच्छी लाइफस्टाइल चॉइसेस लें, अपनी जिंदगी में कुछ अच्छी हैबिट्स को इंट्रोड्यूस करवा लें, तो काफी हद तक इससे पैदा होने वाली मुश्किलात को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। हम इस सिलसिले में आपके सामने एक रिसर्च बेस्ड फ्रेमवर्क रखेंगे जो कि पब्लिश किया गया है, यानी कि उसको प्रॉपर स्क्रूटनी के थ्रू गुजार के एक किताब की शक्ल में लेके आया गया है। इस किताब का नाम द ब्लू जोन्स है और इसको डैन ब्यूटनर ने लिखा है। वैसे तो डैन ब्यूटनर एक सहाफ़ी है, लेकिन इस किताब को लिखने और तरतीब देने में उसने बहुत सारे रिसर्चर्स और साइंटिस्ट को भी इंगेज किए रखा है। इस किताब की बुनियाद पे एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज भी बनाई गई है जो कि नेटफ्लिक्स पे भी अवेलेबल है। ब्लू जोन्स उन इलाकों को कहते हैं जहां पे एवरेज से ज्यादा लोग 100 साल या उससे ज्यादा की उम्र गुजारते हैं, यानी कि वो इलाके जहां पे एक पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा 90, 95, 100 और इवन उससे भी ज्यादा उम्र तक जिंदा रहता है। इस किताब में डैन ब्यूटनर ने यह कोशिश की है कि उन चीजों को हाईलाइट कर सके कि जिसकी वजह से ये लोग एक लंबी और बेहतर जिंदगी गुजारते हैं। उसने इसको एक फ्रेमवर्क की शक्ल दी है और उसमें कुछ प्रिंसिपल वजह किए हैं। हम इस पॉडकास्ट में उस फ्रेमवर्क और उन प्रिंसिपल्स को बगौर देखेंगे और कोशिश करेंगे कि उनमें से अपने लिए कुछ लर्निंग्स हासिल कर सकें। किताब में दिए गए फ्रेमवर्क और प्रिंसिपल्स का जहां पे एक ये मकसद है कि आप अपने एजिंग के प्रोसेस को ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें, वहाँ इसका ये भी मकसद है कि आप अपनी ज़िंदगी में फिजिकल रेजिलियंस को भी इनकॉर्पोरेट कर सकें। ये वही प्रिंसिपल्स या वही हैबिट्स हैं जिनको अगर आप अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट कर लें तो आप वैसे भी फिजिकली ज़्यादा रेजिलियंट हो जाएंगे। अगर आप बीमार पड़ जाते हैं या किसी किस्म की मुश्किल में आ जाते हैं, किसी स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो आपके जिस्म में उससे लड़ने और उससे बाउंस बैक करने की ताकत ज्यादा होगी। द ब्लू जोन्स के अंदर 4 कंपोनेंट्स का एक फ्रेमवर्क दिया गया है। ये वो 4 कंपोनेंट्स हैं कि अगर हम इनको अपनी जिंदगी में इंटीग्रेट कर लें तो हमारी फिजिकल रेजिलियंस बढ़ जाएगी और उसके अलावा हम एक सेहतमंद और लंबी जिंदगी गुजारने के रास्ते पे भी चल सकते हैं। ये 4 कंपोनेंट्स क्या है, ये वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा मैं आपके सामने रखता हूं। इसमें पहला कंपोनेंट है एक्टिव लाइफस्टाइल एंड नेचुरल मूवमेंट, यानी कि आप एक एक्टिव जिंदगी गुजारें और नेचुरल मूवमेंट्स पे फोकस करें। यहाँ पे नेचुरल लो इंटेंसिटी मूवमेंट के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है, उसके मुकाबले में कि आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज का मतलब है जैसे कि बॉडी बिल्डिंग या हैवी लिफ्टिंग जिसको हम कहते हैं, स्प्रिंटिंग, तेज भागना, बॉक्सिंग या रेसलिंग वगैरह, यानी कि तमाम ऐसी चीजें जिसमें आप अपनी फिजिकल एग्जॉस्शन की एक्सट्रीम पे जाते हैं, आप पूरी ताकत लगा के किसी चीज में शामिल होते हैं। इन चीजों को डिस्करेज करने की वजह यह है कि जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं उनके हद तक तो ठीक है, उन्हें तो कम्पीट करना है और अपने लिए एक स्पेस बनानी है, लेकिन हम जैसे आम लोगों के लिए इस किस्म की एक्टिविटीज को एक लंबे अरसे तक जिंदगी में मेंटेन रखना शायद इतना आसान या मुमकिन नहीं है। मतलब हम कितने लोग हैं जो सोचते हैं कि जी हम जिम जाएंगे और बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग वगैरह करेंगे और फिर किसी ना किसी वजह से हम उसको सस्टेन नहीं कर सकते। इसमें जो दूसरी रिस्क होता है वो इंजरी का है कि हम कोई गलत अपने आप को कर लें और उसमें कोई ऐसी इंजरी कर लें जो कि एक लंबे अरसे के लिए हमारे लिए
या परमानेंटली भी हमारे लिए नुकसान का बायस बन जाए। और जहां अपने अपनी फिजिकल रेजिलियंस को बढ़ाना है, वहां अपना ही नुकसान या फिजिकल रेजिलियंस को कम करने का की ये वजह बन जाए। उसके मुकाबले में जिस चीज को ज्यादा एम्फसाइज किया गया है वो नेचुरल फ्लोइंग, यानी कि जो इंसान की एक कुदरती मूवमेंट है, जो जिस तरीके से इंसान को बनाया गया उसमें जब वो एक नेचुरल तरीके से मूव करता है, अपने आप को नेचुरल तरीके से एक्टिव रखता है, उस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। इसको लो इंटेंसिटी मूवमेंट या लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस भी कहा जाता है। यहाँ पे वॉक खासतौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक चीज है जो मैं खुद भी बहुत करता हूँ। मैं रोज सुबह कोशिश करता हूँ घंटा या उससे ज्यादा जो है वो कम से कम वॉक करूँ। इसी तरह गार्डनिंग है, ये भी मैं करता हूँ। मैंने अपने ही घर में एक छोटे से टेरेस में कुछ ग्रो बैग्स रख के कुछ अपने शौकिया कुछ फल वगैरह फूल उसमें उगाता हूँ। और वो एक तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, उसके अलावा आपके हाथ पैर जो हैं वो उसकी केयर करने के लिए वो मूव करते रहते हैं। एक दो इंटेंसिटी आपकी एक्सरसाइज बनी रहती है। इसी तरह इसमें साइकिलिंग है, मतलब प्रोफेशनल साइकिलिंग नहीं, नॉर्मल जो आपकी एक रूटीन की साइकिलिंग होती है। स्विमिंग है। अच्छा, इसमें एक चीज पे और भी बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, और वो ये है कि आप अपनी जो डेली एक्टिविटीज हैं या जो डेली की आपके घर में आपकी है, उसमें कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा आप फिजिकल मूवमेंट को इंटीग्रेट करें। घर में कोई चीज रिपेयर होने वाली है तो कोशिश करें कि उसको खुद अपने हाथ से रिपेयर कर लें। अगर आपको कोई उठ के घर में कोई काम करना है, कुछ अपने लिए कुछ खाना पकाना है, कोई पानी लेना है, तो कोशिश करें कि वो ज्यादा से ज्यादा वो चीजें आप खुद अपने आप को मूव करके करें। इसी तरह ये एक और चीज़ है जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद पर्सनली भी इंटीग्रेट किया, और वो है कि ज़मीन पे बैठना। मतलब जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो तब तो मैं ये अपनी टेबल और चेयर वगैरह का इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन मैं आम घर में टीवी देखने के लिए, घर में इकट्ठे बैठ के बच्चों के साथ गपशप करने के लिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि ज़मीन पे बैठूँ, जिसकी वजह से सारा दिन में 30-40 दफ़ा उठक बैठक आपकी वैसे ही हो जाती है, और आपकी लोअर बॉडी जो है उसकी एक एक्सरसाइज जो है वो बनी रहती है। तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ हैं जिनको इनकरेज किया जाता है। इसके साथ साथ फन एक्टिविटीज़, यानी कि जो आप इकट्ठे मिल के घर में खेलने कूदने के हवाले से बच्चों के साथ बैडमिंटन खेल लिया, थोड़ा क्रिकेट खेल लिया, तो इन एक्टिविटीज़ को भी जो दो इंटेंसिटी हैं जिसमें थोड़ी बहुत फिजिकल आपकी वो एक्सरसाइज भी हो जाए, और प्लस ये कि आप थोड़ा सोशलाइज भी करें, बच्चों के साथ अच्छा टाइम भी गुजारें, इन चीज़ों को इनकरेज किया गया। इसी के साथ योगा को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया गया है, क्योंकि योगा भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक नेचुरल फ्लो और एक नेचुरल रिदम है, और आपकी जिस्म में मजबूती भी इसमें आती है। अच्छा, इन एक्टिविटीज़ को जिनको हम लो इंटेंसिटी मूवमेंट कह रहे हैं, इनकी एक अच्छी चीज़ दूसरी ये भी है कि इसमें आपको कुछ ना कुछ बाहर निकलना पड़ता है, और एक नेचुरल विटामिन डी जो आपको सूरज की रोशनी से वसूल होती है, वो भी आपके जिस्म में उसकी भी अच्छी एक मकदार जो है वो पैदा हो जाती है। तो यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ जी कि जो हमारी फिजिकल रेजिलियंस का पहला कंपोनेंट है वो है नेचुरल लो इंटेंसिटी मूवमेंट को अपनी ज़िंदगी में इंटीग्रेट करना। छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इंटीग्रेट करना, जिसकी वजह से आप एक ज़्यादा एक्टिव फिजिकली ज़िंदगी गुजार सकें। हमारा दूसरा कंपोनेंट खाने से रिलेटेड है। इसमें दो ही चीज़ें हैं कि आप कितना खाते हैं और क्या खाते हैं। जहाँ तक बात है कितना खाने की, तो वहाँ पे ये चीज़ देखी गई है कि वो तमाम ब्लू जोन्स जहाँ पे लोग एक लंबी और बेहतर ज़िंदगी गुजारते हैं, वहाँ पे एक कल्चरली एक कम खाना खाने की एक रिवाज है। यानी कि जापान की अगर बात की, जापान के ब्लू जोन में एक रिवाज है कि 80% आप अपना सिर्फ पेट भरते हैं, 20% आप अपने आप को हर खाने पे भूखा छोड़ देते हैं। अच्छा, ये भी चीज़ देखी गई है कि तमाम ब्लू जोन्स के अंदर जो एक एवरेज कैलोरीज इनटेक है किसी भी इंसान का, वो तकरीबन 2000 कैलोरीज पर डे का है। इसके मुकाबले में मतलब बाकी जिस तरह हम लोग हैं या दुनिया के दूसरे मुल्कों में इवन 3000-4000 तक भी कैलोरी इनटेक डेली चला जाता है। तो कंसिस्टेंटली ये चीज़ देखी गई है कि ब्लू जोन्स के अंदर लोग किसी ना किसी कल्चरल रीज़न की वजह से थोड़ा भूख रख के कम खाना खाते हैं। दूसरी चीज़ जो देखी गई है कि वो आहिस्ता स्लोली और कॉन्शियसली खाना खाते हैं, यानी कि चलते फिरते टीवी देखते ये इस तरह नहीं है, बल्कि वहाँ पे एक वो कम्युनल तरीके से इकट्ठे बैठ के और स्लो और गपशप लगाते हुए खाना खाते हैं। एक तो उससे खाना कम जो है वो खाया जाता है, आप बातें शातें करते हैं तो वक्त ज़्यादा लग जाता है, और दूसरा ये कि एक सोशल इम्पैक्ट भी उसका क्रिएट हो जाता है। इसी तरह ये भी देखा गया है कि ब्लू जोन्स के अंदर दिन का पहला खाना ज़्यादा भारी खाया जाता है, ज़्यादा वक्त लगा के ज़्यादा बेहतर खाना खाया जाता है,
और जैसे जैसे दिन गुजरता है यानी कि दोपहर का खाना या रात का खाना जो है वो कम से कम होता जाता है इन वॉल्यूम। सो इस तरह कितना खाना है, जब तक आपका 80% पेट भर जाए तो उस वक्त छोड़ दें, ये बुनियादी एक प्रिंसिपल है, और ताकि आप जो है वो मुनासिब खाना ही खाएं और ज़्यादा ओवर ईटिंग ना करें। दूसरी चीज़ जो मेरे ख्याल से ज़्यादा रिलेटिवली इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है वो ये कि खाना है क्या। तो यहाँ पे जो असूल बताया गया है वो गुड मिक्स ऑफ फूड है, यानी कि बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर जो है वो खाने का अगर आपकी डाइट में शामिल है तो उसको बेहतर बेहतर कहा गया है। इसमें ख़ास तौर पे जिस चीज़ को इनकरेज किया गया है वो प्लांट बेस्ड फूड है, यानी कि जो पौधों पे उगने वाली फूड है, मीट यानी कि गोश्त के मुकाबले में। अगर आप इसकी बड़ी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर आप एक ही तरह का या दो तरह के गोश्त बार बार रिपीट कर रहे हैं तो वो एक ही तरह की एनर्जी आपके जिस्म में जा रही है। उसके मुकाबले में हज़ारों किस्म के प्लांट्स हैं और जब आप उनको रोटेट करके अपने खाने में डालते हैं तो एनर्जी की मुख्तलिफ फार्मूलेशन आपके जिस्म में जाती हैं, जिसकी वजह से आपका जिस्म ज़्यादा सेहतमंद रहता है। तो जहाँ पे आपने मतलब अगर 5 दिन गोश्त खाना है तो उससे बेहतर है कि आप 1 या 2 दिन पे उसको लिमिट कर दें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट बेस्ड पौधे पे उगने वाली जो है वो उसको खाया जाए। और यहाँ पे भी डाइवर्सिटी को इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है। आप इसमें फ्रूट्स भी डालें ज़्यादा से ज़्यादा, वेजिटेबल्स को जितना सर्कुलेट कर सकें, जितनी उसमें वैरायटी डाल सकें, बीन्स को यानी कि लोबिया वगैरह को अपने अपने जिस्म में ज़रूर डालें, लगूम्स डालें, उनको भी अपने खाने के मिक्स में ज़रूर शामिल रखें। हर्ब्स और हर्बल टीज़, इनकी भी एक बहुत अहमियत है, ख़ास तौर पे एंटीटॉक्सिडेंट के तौर पे ये काम करते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट जो पता नहीं वेस्ट में और इस वक्त पाकिस्तान में भी बहुत, इंडिया में इस खित्ते में भी बहुत मशहूर है, वो ये कि जी आपने लो कार्बोहाइड्रेट डाइट खानी है। तो इस चीज़ को भी देखा गया है कि ब्लू जोन्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पे होल ग्रेन को कंज्यूम किया जाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स खाए जाते हैं लेकिन एक अच्छी फॉर्म में खाए जाते हैं जिसमें तमाम ग्रेन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसमें शामिल होते हैं। तो वो जो एक मतलब बिल्कुल ही फिल्टर्ड आउट किस्म की आपकी जो ये मैदा या आटा होता है उसकी बजाय एक होल ग्रेन, मतलब एक चक्की का पिसा हुआ आटा है या चक्की की पिसी हुई जो आपकी मकई है, उस किस्म की चीज़ों को जो है वो वहाँ पे खाया जाता है। इसी तरह मिल्क वगैरह खाएं, ये कैल्शियम का सोर्स है, आपकी हड्डियाँ इससे मजबूत होती हैं। ख़ासतौर पे बूढ़े लोगों की हड्डियों की डेंसिटी कम होनी शुरू हो जाती है आपकी एज के साथ, तो उसमें कैल्शियम का को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी किस्म की चीज़ों की ज़्यादा वहाँ पे बात की गई है। लेकिन उसमें जो एक चीज़ जिस पे ख़ास तौर पे एम्फसाइज़ किया गया है वो डिस्करेज किया गया है फास्ट फूड को और प्रोसेस फूड को। और ख़ास तौर पे ये चीज़ देखी गई है कि जब से जिन जिन इलाकों में, जिन ब्लू जोन्स में भी जैसे जैसे फास्ट फूड और प्रोसेस फूड के रेस्टोरेंट्स आते गए, वहाँ पे लोगों की उम्रें जो हैं बड़ी स्पीड से कम होनी शुरू हो गई। तो फास्ट फूड का जो इम्पैक्ट है वो ख़ास तौर पे ब्लू जोन में लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हवाले से भी और जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, दोनों के हवाले से जो है वो नेगेटिवली देखा गया है। तीसरा कंपोनेंट जो है वो कम्युनिटी और सोशल लाइफ से रिलेटेड है। तमाम ब्लू जोन्स में देखा गया कि वहाँ पे फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग और कम्युनिटी जो है वो बहुत गहरी और बहुत ज़्यादा है। इसमें ख़ास तौर पे फेथ बेस्ड कम्युनिटीज़ को भी देखा गया। तकरीबन तमाम ब्लू जोन्स के अंदर ही लोगों का एक फेथ, एक डिवाइन एग्जिस्टेंस पे एक जो है वो मजहबी एक रुझान देखा गया, जिसमें एक तो उनकी कम्युनिटी की सेंस बनती है, लोग एक ही फेथ के लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, उठते बैठते हैं, चलते फिरते रहते हैं, जिसका उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, उनकी हेल्थ पे एक पॉजिटिव असर पड़ता है और स्ट्रेस भी कम होता है। क्योंकि जहाँ पे कोई चीज़ आपकी आपकी उससे बाहर निकल जाती है, वहाँ पे आप उसको जो है वो इस ये करके छोड़ देते हैं कि जी ये एक डिवाइन इंटरवेंशन है या अल्लाह की मर्जी है, भगवान की मर्जी है। तो इस तरह आप अपने आप को एक तरह से स्ट्रेस से बचा लेते हैं। तो सोशल कनेक्शन, फेथ बेस्ड कम्युनिटीज़, बिलोंगिंग, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ये चीज़ें ब्लू जोन में बहुत ज़्यादा देखी गई। इसी तरह तमाम ब्लू जोन्स के अंदर बड़ी रिच फैमिली लाइफ ऑब्जर्व की गई, यानी कि 4-4 जनरेशन तक लोग इकट्ठे रह रहे हैं। वहाँ पे जो है वो बुजुर्ग हैं, उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे और उनके भी बच्चे जो हैं वो फैमिली में रह रहे हैं और वो सब बच्चों की जो अपब्रिंगिंग है उसमें सब बड़े एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। एक बड़ी एक्टिव फैमिली लाइफ जो है उसको ऑब्जर्व किया गया,
जहाँ पे बुजुर्ग जो हैं उनका बच्चे उनका ध्यान रख रहे हैं, उनसे खेल रहे हैं, उनके लिए एक्टिविटी बनी हुई है। इसी तरह बच्चों के लिए जो है वो बुजुर्ग एक गाइडेंस, एक उनकी अपब्रिंगिंग और उसमें जो है एक रोल प्ले कर रहे हैं। तो तमाम ब्लू जोन के अंदर ये देखा गया कि बड़ी एक रिच फैमिली लाइफ जो है उसको ऑब्जर्व किया गया। और इसी तरह जो एक उसकी जो दूसरा ऑल्टरनेट देखा गया वो ये देखा गया कि वहाँ पे एक बड़ी एक्टिव सोशल लाइफ, अगर फैमिली नहीं है तो बहुत एक्टिव एक सोशल लाइफ का निज़ाम जो है वो देखा गया। अच्छे क्वालिटी के चंद दोस्त जिनको रेगुलरली जो है वो मिलना जुलना, उठना बैठना, खाना पीना, एक दूसरे का दुख दर्द में बैठना जो है इसको ऑब्जर्व किया गया। सो मतलब इसको एक तरीके से देख लें या दूसरे तरीके से देख लें, उसको उसको एक मज़हब के गिर्द एक कम्युनिटी के हवाले से देख लें, फैमिली के गिर्द एक कम्युनिटी के हवाले से देख लें, या आपके दोस्तों यारों सोशल नेटवर्क हमसायों के हवाले से, कम्युनिटी के हवाले से देख लें। कंसिस्टेंटली ये चीज़ देखी गई, कंसिस्टेंटली ये थीम ऑब्जर्व की गई कि वहाँ पे कोई शख्स भी अकेला नहीं था, लोनलीनेस एग्जिस्ट नहीं करती थी, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी खुशगवार थी, स्ट्रेस कम था, हंसते खेलते रहते थे, फिजिकली भी एक्टिव रहते थे। तो ये चीज़ जो है वो तीसरा कंपोनेंट के तौर पे वहाँ पे ब्लू जोन की किताब में बताई गई है। एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने का चौथा कंपोनेंट, ये कंपोनेंट दो चीज़ों का बैलेंस है। एक तरफ एक मीनिंगफुल पर्पस होना, जिसके लिए आप सुबह उठते हैं और आप अपने बेड से बाहर निकलते हैं, एक पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं कि मैंने ज़िंदगी में ये कुछ करना है। और दूसरी तरफ डाउन टाइम यानी कि आराम करना। तो इन दोनों चीज़ों के बैलेंस को मेंटेन रखना जो है ये चौथा कंपोनेंट है। पर्पस होने का मकसद एम्बिशन नहीं है, वो मतलब पागलपने की हद तक किसी एक बहुत बड़ी चीज़ को चेस कर रहे होना कि दिन रात एक किए हुए हैं, ना आराम का पता है ना फैमिली का पता है, ये वो चीज़ नहीं है, ये एम्बिशन नहीं है। ये एक सीधा सादा पर्पस है जिसमें आप कह सकते हैं कि किसी नानी दादी के लिए उसके बच्चों को, घर में जो मौजूद बच्चे हैं उनकी तरबियत करना, उनको एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करना हो सकता है। किसी बाप के लिए जो है वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना और तालीम देना हो सकता है। तो एक हायर पर्पस, एम्बिशन नहीं, एक हायर पर्पस जो आपकी ज़िंदगी में आपको रोज़ उठने के लिए मजबूर करे और एक पॉजिटिव आउटलुक दे। इसमें कुछ लोग जो हैं वो कोई हॉबी परसू कर रहे हो सकते हैं, कोई म्यूज़िक परसू कर रहे हो सकते हैं, कोई लोग अपने एक किसी किताब लिखना चाह रहा है, कोई शख्स मैं ये पॉडकास्ट बनाना चाह रहा हूँ, मेरा ये एक पर्पस है। तो इस तरह का कोई ना कोई पर्पस होना जिसके लिए आप रोज सुबह मोटिवेशन के साथ उठना पसंद करें। इसी तरह डाउन टाइम यानी कि जहाँ पे आपने सुबह उठे किसी ना किसी चीज़ के लिए उस मकसद को अचीव किया, तो उसके बाद दोपहर को शाम को उसके आराम भी किया, या रात को जो है वो तमाम मोबाइल तमाम लाइटें टीवी शीवी बंद करके एक अच्छी भरपूर नींद को भी इंजॉय किया। तो इन दोनों चीज़ों के बैलेंस को जो है वो चौथे कंपोनेंट में शामिल किया गया है। तो ये थे जी ब्लू जोन के 4 कंपोनेंट्स, जिसमें एक्टिव लाइफस्टाइल और नेचुरल मूवमेंट हमारा पहला कंपोनेंट था। अच्छा ईटिंग, एक अच्छी ईटिंग हैबिट्स बनाना वो हमारा दूसरा कंपोनेंट था। सोशलाइजेशन, एक दूसरे से मिलते जुलते रहना, कनेक्ट रहना, कम्युनिटी, ये तीसरा कंपोनेंट था। और ज़िंदगी में कोई मकसद होना और मकसद के साथ साथ थोड़ा आराम करना, ये चौथा कंपोनेंट था। आई होप कि इसमें कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपके पास आई होगी जिसको आप अपनी ज़िंदगी में इंटीग्रेट करके एक बेहतर फिजिकल रेजिलिएंट लाइफ गुजार सकते हैं। थैंक यू।